एवरीवन, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जितना भी है हमारा, ठीक है, हाँ, कोल इंडिया ने तो अपना अपडेटेड जो है तो इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट निकाला है कोल इंडिया के द्वारा, लेकिन एससीसीएल ने अभी एनुअल रिपोर्ट अपना इंटीग्रेटेड या अपडेटेड एनुअल रिपोर्ट नहीं दिया है। तो उसका जो डाटा है वो पुराने डाटा ही आपको जो है तो कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। जो एनुअल रिपोर्ट मैंने 2023 का कराया था उसमें से ही चीजों को सही सलामत तरीके से देखते हुए चलना है। कोल इंडिया का लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं और कुछ एससीसीएल में के एनुअल रिपोर्ट में भी, मतलब एससीसीएल में बदलाव आए हैं, बट एनुअल रिपोर्ट में उस चीज का जिक्र नहीं हुआ है। तो वो अपडेटेड चीजें बस हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आपका ये सारी चीजें कराई जा चुकी थी। कि कोल इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, 1 मई 1972 को नेशनलाइजेशन कर दिया था। जितनी भी कोकिंग कोल माइंस थी उन सभी को अपने अंडर में अंडरटेक कर लिया था, ठीक है, और बीसीसीएल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। फिर 1 मई से, मतलब कि 1 मई 1973 में द माइंस वर नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 1973, ठीक है। 1973 में 1 मई को जो है तो सारी की सारी माइंस को नेशनलाइज किया गया पूरी तरह से, ठीक है। और कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ, CAAL का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ताकि किस माइंस को मैनेज किया जा सके, नॉन कोकिंग माइंस को भी मैनेज किया जा सके। तो सबसे पहले कोकिंग कोल माइंस को जो है तो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद नॉन कोकिंग माइंस कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। फिर कोल इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ, फाइनली नवंबर 1975 में किसका फॉर्मेशन हुआ, कोल इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जो कि पूरे इंडिया में कोयले के का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है। आ रही है भाई? ऐसा करते हो, एक बार एप्लीकेशन बंद करके फिर से ज्वाइन करिए। हम्म। तो अब इसमें जो है तो क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अलग अलग पूरे कोयले का, पूरे इंडिया के कोयले का एक्सप्लोरेशन भी करना है, इसका डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए, और जो कोल कोल का रिजर्व है या लिग्नाइट का रिजर्व है, इन सभी का पूरा ये जिम्मेदारी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोल खुद तो जाके करता नहीं है, तो इसने कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई। कौन कौन सी, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी, नेवेरी लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आपका सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, SCCL, ठीक है। अब इन कंपनीज के द्वारा पूरे भारत का कोयला मैनेज किया जाता है, इन 3 कंपनीज के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम आपका जो नंबर ऑफ माइंस था और जो नंबर ऑफ एरियाज थे, ठीक है, वो 84 था पूरे माइनिंग एरियाज। लेकिन अब जो अपडेट हो गया है तो कोल इंडिया के पास टोटल 83 माइनिंग एरियाज हैं 8 स्टेट्स में, ठीक है। जिसमें से अगर माइंस की बात करें तो 322 माइंस हैं, 138 जो है तो अंडरग्राउंड माइंस है, 171 ओपन कास्ट माइंस है, और 13 मिक्स्ड माइंस है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 21 है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आपके 76 है। तो ये जो 322 माइंस है, ठीक है, ये चेंज हुआ है ना। पहले कुछ और था नंबर, 318 के आसपास था, है ना। उसके बाद फिर बढ़ा भी था, फिर उसके बाद घट के फिर अब 322 माइंस अभी हाल फिलहाल में जो है तो है, ठीक है। अब इसके सब्सिडरीज की बात करें, अब सब्सिडरीज में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसने बोल तो दिया कि 11 फुली ओन्ड सब्सिडरीज कंपनीज हैं, ठीक है, कोल इंडिया के पास। कौन कौन सी हो गई, ECL हो गया,
बीसीसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, मतलब डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एनसीएल, एमसीएल, सीएमपीडीआईएल, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड एंड सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड। तो ये टोटल 10 हैं आपके, यहाँ पर जो दिया है टोटल 10 है। और जो अलग से हम मतलब कि रख रहे थे अभी तक, किसे, आपका नेट स्लो चल रहा है, अभी तक जो अलग से हम रख रहे थे किसे, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा, ठीक है। कहाँ बफरिंग हो रहा है, मेरा तो बढ़िया नेट चल रहा है यार। हाँ, तो इसको जो है, ये कोल इंडिया की 11वीं सब्सिडरी है। दिस इज द 11th सब्सिडरी, जो कि फॉरेन सब्सिडरी है। इसको कोल इंडिया ने जो है तो इंक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है। और असम में, असम में अब ध्यान में रखिएगा, असम में नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है, ठीक है। इसको भी कोल इंडिया डायरेक्टली मैनेज करता है, बट इसको कोल इंडिया एक सब्सिडरी के रूप में नहीं देखता है। ये कोल इंडिया का ही एक पूरी तरह से पार्ट है। कोल इंडिया ने इसको अलग से एक ब्रांच में नहीं कन्वर्ट किया है, ठीक है। आई बात समझ में? क्या हुआ, देखिए, कोल इंडिया ने अलग अलग ब्रांचेस बना के रखी हैं, जैसे कि एमसीएल हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, ठीक है। मतलब जहां भी कोयला निकालना है उसने अलग से वहां का एक मैनेजमेंट बना दिया। कोयले को मतलब कोल इंडिया को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कंपनी क्या करेगी, कोयला निकालेगी और कोल इंडिया को प्रोवाइड कराएगी, या फिर अपना जो भी मैनेजमेंट करती है। लेकिन जब बात आती है एनईसी की, किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड इसका अलग से एक सब्सिडरी नहीं है। ये कोल इंडिया डायरेक्टली ही मैनेज करता है, ठीक है। तो कोल इंडिया के पास फिर वही कंफ्यूजन यार, जब 11 बोल रहा हूं तो 11 ही ना होगा। फालतू में कंफ्यूज होते हैं आप लोग। 11th सब्सिडरी बोल रहा हूं मैं, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कोल इंडिया के अंडर में अलग अलग सब्सिडरीज और भी आती, मतलब कि सब्सिडरी के अंदर में सब्सिडरी, ठीक है। तो महानदी के पास टोटल 4 सब्सिडरी हैं, एसईसीएल के पास टोटल 2 सब्सिडरी है, और सीसीएल के पास टोटल 1 सब्सिडरी है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर कंपनीज की, कि कोल इंडिया के पास कितनी जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, मतलब कि जॉइंट वेंचर कंपनीज किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कमेंट्स पर कम ध्यान दीजिए, ठीक है। जॉइंट वेंचर कंपनीज कौन कौन सी हैं, किसे कहा जाता है, ऐसी कंपनी जिसमें कि कोल इंडिया ने कुछ परसेंटेज खरीद कर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कोल इंडिया का कुछ शेयर होता है जब, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जिसमें कि कोल इंडिया का शेयर है, उसके साथ साथ अदर कंपनीज का भी शेयर है, ठीक है। जैसे कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, HURL, इसमें कोल इंडिया भी कुछ शेयर लेकर रखा हुआ है। एनटीपीसी ने भी शेयर लेकर रखा हुआ है, आईओसीएल का भी शेयर है, एफसीआईएल का भी शेयर है, एचएफसीएल का भी शेयर है। अब कोल इंडिया का कितना शेयर है इसमें, 33.33% इसमें शेयर है, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें कोल इंडिया का कितना शेयर है, 33.33% इसमें कोल इंडिया का शेयर है। तो जॉइंट वेंचर कंपनीज क्या हुई, ऐसी कंपनीज जिसमें कि कोल इंडिया और उसके साथ साथ और भी अदर कंपनीज का शेयर होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर कंपनीज बोला जाता है। अब कोल इंडिया के पास कितनी जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, ये सवाल अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, 5। कोल इंडिया के पास टोटल 5 जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं। कौन कौन सी, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड एंड इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
हो सकता है लैपटॉप में बफरिंग हो रहा हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, आप लोग मोबाइल में देख लीजिए। अब सिंगरेनी और नेवेली का उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि इन सब चीजों को बताया जा चुका है आपका। मिशन कोकिंग कोल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक स्टेप लिया है आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत जो पीएम मोदी जी का जो इनिशिएटिव है, उसके तहत इन्होंने क्या लिया है कि एक स्टेप ये लिया है कि जितनी भी डिसकंटिन्यूड कोकिंग कोल माइंस थी, है ना, मतलब कि ऐसी कोकिंग कोल माइंस जो कि बंद हो चुकी थी, टोटल 8 थी, ठीक है। 8 को जो है तो क्या किया गया है, एक इनोवेटिव मॉडल के लिए इनको जो है तो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बोला जा रहा है कि आप ये 8 डिसकंटिन्यूड कोकिंग कोल माइंस है, ये बंद हो गई है ना, मतलब बंद माइंस है, इनको जो है तो आप आइए यहाँ पर, आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे कोयला निकाल सकते हैं, आप इसका काम, इस पर काम करिए, ठीक है। तो टोटल 30 है, 30 में से 8 जो है तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत किसके लिए दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बोला गया कि आप आकर यहां पर काम करिए, ठीक है। दूसरा दूसरा काम क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मिशन कोकिंग कोल के तहत, इसमें दूसरा काम यह किया है कि 10 कोकिंग कोल के ब्लॉक्स प्राइवेट सेक्टर को जो है तो नीलामी में दिया जा रहा है, ठीक है। पिछले 2 साल में जो है तो दिया गया है लगभग 10 कोकिंग कोल ब्लॉक्स, ठीक। एमडीओ, आजकल एमडीओ बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल क्या कर रही है, एमडीओज को कोल माइंस में आने के लिए जो है तो बुला रही है। एमडीओज क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि बाहर से आकर यहां पर काम करती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज जब बाहर से आकर यहाँ पर हमारे इंडिया में कोल माइंस को ऑन करेंगी, टेंडर बेसिस पे लेंगी और फिर वहां पर काम करना स्टार्ट करेंगी, उनको एमडीओज कहा गया है। तो ग्लोबल टेंडर्स के लिए, एमडीओज के लिए अपना मार्केट जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने खोल दिया है, ठीक है। और 25 साल के लिए ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, यहाँ पे क्या दिया है याद भी रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा, ठीक है, एमडीओ के लिए, वो 25 साल के लिए होगा, या कि फिर कम से कम 25 साल होगा, ठीक है। और या कि फिर जो भी माइंस की लाइफ होगी, ठीक है, कम से कम नहीं, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, जो इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने साल के लिए एमडीओ को जो है तो लीज पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एमडीओ के लिए डिसाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, कितना डिसाइड किया गया है, या तो 25 साल मैक्सिमम, या कि फिर माइंस की जितनी लाइफ है, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने के लिए, उतने सालों के लिए जो है तो एमडीओ को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक ये चीज याद रखिएगा, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएम गति शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 13 रेलवे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो है तो इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, जिसमें कि 13 रेलवे प्रोजेक्ट्स को जो है तो डेवलप किया जाएगा, ठीक है। 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है तो सक्सेसफुली मैपिंग की जा चुकी है, ठीक है, 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स की, जो कि कहां पर डेवलप किए जाएंगे, झारखंड में और उड़ीसा में, ठीक है। तो और 13 चार में सॉरी 4 प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स के अलावा 13 रेलवे प्रोजेक्ट्स और डेवलप करने का विचार कर रहा है, ठीक है। तो ये पीएम गति शक्ति, ताकि अच्छे से कनेक्टिविटी बन सके, और कनेक्टिविटी जितना ज्यादा अच्छे से बनेगा उतना ही तेजी से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, ठीक है।
अब ये देखिए प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सारी की सारी सब्सिडरीज का प्रोडक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ईसीएल का अंडरग्राउंड का कितना प्रोडक्शन है, ओपन कास्ट का कितना प्रोडक्शन है और टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो बाकी सब्सिडरीज का आपको याद नहीं रखना है, एसईसीएल बस का याद रखिएगा कि इसका ओपन कास्ट के थ्रू जो है तो 155.364 मिलियन टन्स का जो है तो क्या प्रोडक्शन हुआ है, और अंडरग्राउंड के थ्रू जो है तो 11.642 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है एसईसीएल का, ठीक है। टोटल 167.006 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन एसईसीएल का 2022-23 में हुआ था, ठीक है। एसईसीएल का टोटल कितना प्रोडक्शन रहा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का कितना टोटल प्रोडक्शन रहा है, तो अंडरग्राउंड की थ्रू जो है तो 25.487 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन रहा है। ओपन कास्ट के थ्रू 677.7 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन रहा है, और टोटल जो प्रोडक्शन था 703.204 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन कोल इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब कहीं पर कोल इंडिया खुद 20 लिख रहा है, कहीं पर 21 लिख रहा है, ठीक है। आपको 2021 में कंफ्यूज नहीं होना है, 2021 दोनों ही आ जाता है, किसी पे भी टिक कर देना, एक ही चीज है, इतना पॉइंट वाला नहीं देगा वो। हाँ, ओबी रिमूवल की अगर हम बात करें तो एसईसीएल के द्वारा 2022-23 में जो ओबी रिमूवल हुआ है वो कितना हुआ है, 263.389 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का ओबी रिमूवल हुआ है। और कोल इंडिया के द्वारा जो टोटल पूरे कोल इंडिया में जितना टोटल जो ओबी रिमूवल हुआ है वो कितना हुआ है, 1658.627 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का ओबी रिमूवल हुआ है। ड्रैगलाइन की पॉपुलेशन, ड्रैगलाइन की पॉपुलेशन अब यहां पर देखिए टोटल कितने ड्रैगलाइंस हैं कोल इंडिया के पास। कोल इंडिया के पास टोटल कितने ड्रैगलाइंस हैं, तो 27 टोटल ड्रैगलाइंस हैं, ठीक है, 2023 के अनुसार। शॉवेल कितने हैं, 625। डंपर कितने हैं, 2514। डोजर कितने हैं, 937। ड्रिल मशीन कितनी है, 586। ये पूरा नंबर याद रखना, ठीक। अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन नहीं जरूरी है। अच्छा, अब सब्सिडरी वाइज किसके पास कितना है, ठीक है। तो पॉइंट में तो रहेगा, लेकिन वो पॉइंट में कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। आपको कितना याद रखना है, 703। अब आपको मैं बता देता हूँ किस पे टिक करके आना है, 703.20 पर टिक करके आना है। अब यहाँ चाहे 21 दे तो वो भी नहीं टिक करना, ठीक है। ऑप्शन में अगर 20 है तो उसे ही टिक करके आइएगा, इतना प्रोडक्शन कोल इंडिया का है। ड्रैग लाइन, तो ईसीएल के पास एक ड्रैग लाइन है, बीसीसीएल के पास एक ड्रैग लाइन है, सीसीएल के पास और डब्ल्यूसीएल के पास और एमसीएल के पास, तीनों के पास ड्रैग लाइन नहीं है। एनसीएल के पास सबसे ज्यादा ड्रैग लाइन है, 23 ड्रैग लाइन है भाई। एसईसीएल के पास 2 ड्रैग लाइन है, ठीक है। और ये 2 ड्रैग लाइन्स कहाँ कहाँ है ये आप लोग बताइए। एक तो सोहागपुर एरिया में है शायद से, दूसरा कंफर्म नहीं है मुझे भी, ठीक है। तो ये एसईसीएल के पास कितना डंपर्स है, 83 शॉवेल है, 517 डंपर्स हैं, नहीं है एस ऑन 1/4/2023, ठीक है। 1/4/2023 के अनुसार डब्ल्यूसीएल के पास ड्रैगलाइन नहीं है। प्रोडक्शन टारगेट यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, कि कोल इंडिया का 2025-26 में जो प्रोडक्शन का टारगेट है कितना फिक्स करके रखा हुआ है उसने, 1 बिलियन टन, 1000 मिलियन टन का जो है तो इसका टारगेट है कि इतना इसको अचीव करना है, ठीक है। बाकी ईयर वाइज जो 2023-24 का इसका प्रोडक्शन टारगेट है वो कितना है, 780 मिलियन टन।
एंड 2024-25 का 850 मिलियन टन एंड 2025-26 का 1 बिलियन टन, बोले तो 1000 मिलियन टन जो है तो इसका प्रोडक्शन का टारगेट है, तो इसको याद रखिएगा। यहीं पे ये बात कर रहा था कि 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन टारगेट जो है तो कोल इंडिया चाह रहा है कि 2025-26 तक अचीव कर ले। अच्छा, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम बताइए कोल इंडिया का। प्रमोद अग्रवाल तो चले गए जी, धनपुरी में है एक ड्रैग लाइन। अच्छा, कुछ और थोड़ी बहुत जानकारियां, ये हो गया कंप्लीट। चलो, पीएम प्रसाद, बिल्कुल। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता देता हूं। कोल इंडिया ना एक इंस्टीट्यूट चलाता है, पता है आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? कोल इंडिया के पास एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस। क्या नाम है उसका? इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस। ठीक है। अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कोल इंडिया के द्वारा, आईआईसीएम। ठीक है। और ये कैसा इंस्टीट्यूट है? इट इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट कॉरपोरेट, लिख लीजिए कहीं, कॉरपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अरे लाइव क्लासेस में आ जाता है भाई, तुरंत ही, आधे एक घंटे के अंदर। इसको ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेटेड बाय सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में लिख जरूर लीजिए। दूसरा एक और चीज है कि 24 नए प्रोजेक्ट्स, 24 न्यू प्रोजेक्ट्स जो है तो 24 न्यू प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। ठीक है, 2022-23 में, 2022-23 में, जिनकी पर ईयर कैपेसिटी कितनी है? 140.3 मिलियन टन पर ईयर, ईयरली जो कैपेसिटी है इनकी है। ठीक है, तो 24 नए प्रोजेक्ट्स जो है तो अप्रूव हुए हैं कोल इंडिया के द्वारा। अगला है वॉशरीज, याद रखिएगा, वॉशरीज भी बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस रख रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इसमें आता है कि कोल इंडिया के पास टोटल 13 वॉशरीज हैं। ठीक है, और इनकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी भी याद रखिएगा, 24.94 मिलियन टन पर ईयर, ये इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब कौन सी कितनी है? 11 इसके पास कोकिंग कोल वॉशरी हैं, और दो जो है तो नॉन कोकिंग कोल वॉशरी है। ठीक है, और 11 कौन सी है? कुकिंग कोल। ठीक, नॉन कुकिंग कोल की वॉशरीज की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? वो है 11 मिलियन टन पर ईयर, एंड कोकिंग कोल वॉशरीज की जो कैपेसिटी है वो है 13.94 मिलियन टन पर ईयर। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए अब एक और चीज, अरे बहुत वैकेंसी आएगी, काहे परेशान, बार बार की वैकेंसी आएगी, अभी तो शुरुआत है। कहाँ गया भाई, ये देखिए,
यहाँ पे दिया हुआ है 322 माइंस है, ठीक है, कोल इंडिया के पास। 138 अंडरग्राउंड, 171 ओपन कास्ट एंड 13 मिक्स्ड माइंस। कोयले का जो प्रोडक्शन हुआ है 703.20 मिलियन टन का कोयले का प्रोडक्शन हुआ है। जो कोल ऑफ टेक हुआ है 694.69 मिलियन टन कोयला इसने बेच दिया है। अब ये देखिए इसका कहाँ कहाँ पर है, तो ये मोजाम्बिक में इसका जो है तो अफ्रीका में एक सब्सिडरी है, ठीक है। उसी के साथ ही ये अलग अलग एरियाज का आपका दिया हुआ है। कि कौन कौन से स्टेट में इसके सब्सिडरीज हैं, ठीक है। इसी के साथ ही अलग अलग सब्सिडरीज का प्रोडक्शन दिया हुआ है। भारत कोकिंग कोल का 36.179, ठीक है, कोल प्रोडक्शन रहा। सीसीएल का भी दिया हुआ है। तो ये वाला जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें से इतनी इतनी चीजें जो है तो एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल, ये तीनों के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली आपका कोल इंडिया के इसमें दिया हुआ है एनुअल रिपोर्ट में। चलना भाई। अब देखिए कोकिंग कोल क्या होता है। जब इसको एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि इसके मतलब अंदर से जितना भी ऐसा मटेरियल होता है ना, जो कि कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल, वो पूरा का पूरा जल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे स्ट्रांग और पोरस मास जब हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं कोक, तो इसको बोलते हैं कोकिंग कोल। जब हम उसको एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं और वहां पर जो सबसे स्ट्रांग और पोरस मटेरियल हमें मिलता है जिसे हम कोक कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोकिंग की प्रॉपर्टीज होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और हार्ड कोक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है सेमी कोकिंग कोल। जब इसको एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो ये उतना मजबूत तो नहीं रहता है कि हम डायरेक्टली इसको ब्लास्ट फर्नेस में यूज कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए इसको कोकिंग कोल के साथ पहले मिक्स किया जाता है एक पर्याप्त प्रोपोर्शन में, दोनों को मतलब लगभग लगभग सेम प्रोपोर्शन में इसको क्या किया जाता है, कोकिंग कोल के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। एंड इसकी कोकिंग प्रॉपर्टीज जो होती है सेमी कोकिंग कोल की, ये कम होती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोकिंग कोल, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्टील मेकिंग में किया जाता है, मर्चेंट कॉक मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, कॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। दूसरा, कोई भी अदर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है नॉन कोकिंग कोल। तो ये वो कोयला है जिसमें की कोकिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इसका ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है तो थर्मल ग्रेड का कोयला कहा जाता है। पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, नॉन कुकिंग कोल का जो इस्तेमाल है और कहाँ का किया जाता है? सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स, ग्लास, सेरामिक्स, पेपर, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका मेजर रोल है, ठीक है। तो नॉन कोकिंग कोल के बारे में भी इतनी चीजें याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला आता है आपके वॉश्ड एंड बेनिफिकेटेड कोल। उसके बाद मिडलिंग्स क्या होता है और रिजेक्ट्स क्या होता है। ये वो कोयला है जो कि कोल वॉशिंग के लिए मतलब गया था, ठीक है। कोल वॉशिंग के प्रोसेस से जो है तो गुजरा हुआ जो कोयला रहता है उसको बोलते हैं हम क्या? वॉश्ड या फिर बेनिफिकेटेड कोल, ठीक है। या फिर कोल बेनिफिकेशन प्लांट से जो कोयला गुजर के जाता है, उस गुजरने के बाद उस कोयले को वॉश्ड या फिर बेनिफिकेटेड कोल कहा जाता है।
क्यों ऐसा किया जाता है, वॉशिंग क्यों किया जाता है? ताकि इसके ऐश के परसेंटेज को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ऐश का परसेंटेज घटेगा तो ऐश का परसेंटेज घटेगा, आ तो रही है यार आवाज, कैसे कर रहे हैं आज आप लोग। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हार्ड कोक के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, ताकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, ठीक है। पावर जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? सीमेंट, स्पॉन्ज आयरन एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स में। दूसरा होता है मिडलिंग्स। मिडलिंग्स क्या होता है? ठीक है, वॉश्ड और बेनिफिकेटेड कोल तो आप समझ गए। मिडलिंग्स क्या होते हैं? ये बाय प्रोडक्ट्स हैं कोल के, ठीक है। मतलब कि जब कोयले की वॉशिंग होती है या फिर बेनिफिकेशन की प्रोसेस होती है कोयले के साथ, तो उसके बाद आपको जो फालतू का कोयला मिलता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, या फिर कोयले के कारण हमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? मिडलिंग्स कहा जाता है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ कोयला भी रहता है और कुछ कुछ गंदगियां भी रहती हैं। उन सभी को हम जो है तो कहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं? पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इस्तेमाल होता है, सीमेंट प्लांट्स में यूज होता है और इंडस्ट्रियल प्लांट्स में यूज होता है। तो आई बात समझ में, मिडलिंग्स किसे कहा जाता है? कि कोल की जब वॉशिंग होती है या फिर बेनिफिकेशन होता है, तो उस समय जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट उसे वेस्ट नहीं कह सकते हैं अपन, वो एक प्रकार से कोयले के अलावा जो हमें प्रोडक्ट मिल गया, दैट्स कॉल्ड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। कोयले के अलावा जो प्रोडक्ट अगर हमें कुछ मिल जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट्स। तो वॉशिंग के और बेनिफिकेशन के बाद जो हमें मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिडलिंग्स बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, रिजेक्ट्स किसे कहा जाएगा? तो कोल का जब बेनिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो जब हम क्लीन कोल को और मिडलिंग्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो हमें मिलता है बचा कुचा, वो क्या है? रिजेक्ट्स है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? एफबीसी में, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बॉयलर्स में, ताकि पावर का जनरेशन किया जा सके। रोड रिपेयरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लैंड फिलिंग और भी अदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स में पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। रिजेक्ट्स मतलब कि जो क्लीन कोल और मिडलिंग्स के अलावा बेनिफिकेशन प्लांट में, वॉशरीज में नहीं, बेसिकली बेसिकली कहां पर? बेनिफिकेशन बस में, ठीक है, वॉशरीज में नहीं। बेनिफिकेशन प्लांट में बेनिफिकेशन होने के बाद हमें क्या मिलता है? रिजेक्ट्स मिलता है, जिसमें कि हम मिडलिंग्स को और किसको? कोल को सेपरेट करते हैं, क्लीन कोल को सेपरेट करते हैं उसके बाद, ठीक है। एक तो ठंडी इतनी है, इसीलिए शायद अटक रहा होगा आप लोगों का। ठंडी ज्यादा है ना, इसलिए बफरिंग ज्यादा हो रहा होगा, है ना, नेटवर्क जम गया है। सही कहा ना। बहुत बड़ा है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ने नहीं बैठना है, जितना बता दे रहा हूं उतने पेज नंबर पढ़ लेना। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है 4-5 नंबर के लिए। 101। अब देखिए, कोल इंडिया ने कुछ एक और चीज निकाली है कि ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब कि जो वर्कर्स उसके पास काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज को कोल इंडिया एक
क्या प्रोवाइड कराने की गारंटी देता है कि भाई आपके जो भी अधिकार है वो हम देंगे, आपको सेफ्टी हम प्रोवाइड कराएंगे और आपके लिए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक। तो इसके लिए हम किस नियम के तहत आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, है ना, आपको जो भी चीजें दी जा रही है सुविधाएं, वो हम किस नियम के तहत दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हर एक नियम का कुछ ना कुछ दिया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत काम करता है, जिसके अनुसार कोल इंडिया क्या कोशिश करता है कि समय पर आपको सैलरी मिले, ठीक है, जो भी आपकी वेजेस है सही सैलरी मिले और समय पे मिले, ठीक है। तो ये किस एक्ट के तहत कोल इंडिया देखता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत। तो आपको ना ये चीजें याद रखनी है, कौन सा नियम है और क्या इसमें जो है तो आपका कौन सा नियम है और उस नियम के तहत कोल इंडिया क्या कर रहा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है। आई बात समझ में। जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इसके तहत कोल इंडिया क्या प्रोवाइड करा रहा है, इस्टेब्लिशेस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ensuring फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, मतलब जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तो इस नियम के तहत आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई की जाएगी। अगला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, इसके रिगार्डिंग जो कानून नियम वगैरह अपने मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाता है कोल इंडिया, वो इसके बेसिस पर बना के रखा हुआ है, ठीक है। किसके अनुसार, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अगला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके अनुसार कोल इंडिया क्या करता है, अपने वर्कर्स के लिए उनकी हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए काम करता है। अच्छा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के हर एक वर्कर को कितना कम से कम मिलना चाहिए सैलरी, ठीक है, उससे कम सैलरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अनुसार है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स की और कोल माइन वर्कर्स की वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी को बचाने का काम इसके अनुसार किया जाता है, इस नियम के अनुसार किया जाता है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ताकि मैटरनिटी लीव वगैरह जो भी या फिर मैटरनिटी के दौरान जो भी सुविधाएं दी जानी है वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ खास तो है ही, थोड़ा बहुत इनके नाम याद रखिएगा कि कौन से एक्ट के तहत कोल इंडिया क्या कर रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी छोड़ दीजिएगा। चलिए अब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं। श्री पीएम प्रसाद सबसे ऊपर चेयरमैन, उसके नीचे आए हैं गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स श्री नागाराजू मदिरल्ला एंड निरुपमा कोटरू। फंक्शनल डायरेक्टर्स कौन कौन है, विनय रंजन, बी वीरा रेड्डी, देवाशीष नंदा एंड मुकेश चौधरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है, श्री ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, पंडित जी हमारे। तो आपको क्या क्या याद रखने, किन किन नाम, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के नाम याद रखिएगा, ठीक है, फंक्शनल डायरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा एंड गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा। फंक्शनल डायरेक्टर्स में भी हो गया, बी वीरा रेड्डी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बी वीरा रेड्डी, ये आप बताइए, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको बताया है। चलो इतना हो गया, इतना चीज आपको तो ध्यान में रखना है बस, ठीक, इतना ही पढ़ना है इसमें से। अब इसके बाद आता है आपका एसईसीएल का।
एसईसीएल का एनुअल रिपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका था, ठीक है। एसईसीएल में बस जो बदलाव हुए मैं आपको मेन चीजें बता दे रहा हूँ कि क्या बदला है एसईसीएल में, ठीक है। तो एक ही चीज बदली भी है, लेकिन उसका ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। 65 माइंस हैं, याद रखिएगा। एसईसीएल में कितनी माइंस है? 65, ठीक है। जिसमें से कि 39 माइंस कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ में है। एंड 26 माइंस कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एंड 46 माइंस कहां पर हैं? सॉरी, कौन सी हैं? अंडरग्राउंड माइंस हैं। एंड 19 ओपन कास्ट है, ठीक। आई बात समझ में? याद रहेगा ये डाटा। अब इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। 65, 67, पहले इतना था, अब इतना है, कुछ नहीं, सीधा सीधा दे दिया हूं। 39 सीजी में, 26 एमपी में। करंट के हिसाब से। करंट में उसने अपना अपडेट किया है वेबसाइट पर आपका, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो, या फिर कुछ और भी मुझे मिलता है तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चंस में आपके कवर करा दे रहा हूँ कल से। कल से मैं आपके जो है तो इसके क्वेश्चंस कवर अप करा दूंगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। प्रोडक्शन वगैरह ऑलरेडी बताया जा चुका है। किसका पीडीएफ चाहिए भाई? सभी के पीडीएफ तो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।